हम में से कई लोग जरूरतमंदों की मदद तो करना चाहते हैं, पर कर नहीं पाते, क्योंकि हम खुद की जिंदगी में ही इतना उलझे रहते हैं कि दूसरों के लिए समय नहीं दे पाते, या फिर हमारे पास वो संसाधन नहीं होते जिनसे लोगों की मदद कर सकें। लेकिन सोचिए, एक 24 साल की लड़की हजारों गरीब लड़कियों की मदद के लिए 4 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटा चुकी है। एक बिजनेसमैन सब कुछ छोड़कर सैकड़ों बेसहारा बुजुर्गों की सेवा कर रहा है। आज देश की बात में ऐसे ही सोशल वीरों की कहानियां दिखाऊंगी। यूपी में जंगलों के बीच रहने वाला वनटांगिया समुदाय अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार छठी बार वनटांगिया समुदाय के बीच जाकर दिवाली मनाई। इसके साथ ही अलग अलग ग्राम पंचायतों को 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। आज देश की बात में आपको दिखाते हैं गोरखपुर के वनटांगिया गांव की कहानी, जहां ज्योति नाम की एक समूह सखी सरकारी योजनाओं का लाभ इस समुदाय की महिलाओं को दिला रही है। जंगल में मंगल गीत गाती ये महिलाएं खुश हैं। खुश है कि उनकी जिंदगी संवर रही है, खुश है कि वो आत्मनिर्भर बन रही है, खुश है कि वनटांगिया गांव में विकास की बयार बह रही है। और इस काम में बड़ी भूमिका निभा रही है वनटांगिया गांव की ही बेटी ज्योति। आठवीं पास ज्योति समूह सखी के तौर पर गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करती है। इसकी एक वानगी है किराने की दुकान चलाने वाली निर्मला देवी। खेती बाड़ी करते हैं, उसमें खेती बाड़ी से हमन के खर्चा पानी नहीं चल रहा, हम लोन लेके दुकान बढ़ाएं। ओकर बस समूह सखी से का नाम हो ज्योति मिल के हम लोग अपन आगे धंधा करें। आज जोगी जी घर दे दिए, ओकर बस रोड दे दिए, लाइन दे दिए, हमन के यही काम हो गया, बहुत काम हो गया। दरअसल गोरखपुर में कुसमुही के जंगलों में रहने वाले वनटांगिये सबसे ज्यादा वंचित समुदाय में से माने जाते हैं। आजादी के करीब 70 साल बाद 2017 में इस गांव को राजस्व गांव का दर्जा मिला। राजस्व गांव परिभाषित सीमाओं वाला छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है, जिसमें कई गांव हो सकते हैं। प्रत्येक राजस्व गांव का नेतृत्व एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी करता है, जिसके बाद गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। जैसे मेरी शादी 2009 में हुआ था, करीब 12 साल हो गए शादी को, 13वां साल चल रहा है। पहले मैं यहाँ पर आई तो मड़ई था, फिर भी जंगल में डर लगता था, रास्ता नहीं था, लाइट नहीं थी, सुविधा कोई भी नहीं था। बल्कि यही पादरी में मेरा मायके था, वहाँ पर हमारे यहाँ सारी सुविधाएं थी। तो आने के बाद बहुत ही बदलाव हुआ, तो रहने में दिक्कत होती थी, फिर भी कोई बात नहीं। और फिर कुछ दिन के बाद जैसे यहाँ एक दूसरे को कोई जानता नहीं था, तो समूह जब बना तो एक घर से एक महिला आई, 12 घर से 12 महिलाएं आई। वहाँ पर हम लोग का समूह गठन हुआ, जो समूह का नाम रखा जाता है, नाम से होता है। तो इस समय हमारे समूह का नाम है रोशनी स्वयं सहायता समूह। उसमें हम लोग जुड़े, उसमें की 3 पदाधिकारियां होती हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जिसमें से कोषाध्यक्ष हमको चुना गया और अध्यक्ष सचिव 2 लोगों को और चुना गया। तो भी महिलाएं मतलब धीरे धीरे जानते जानते वहाँ पर हम लोग अपना 100 रुपये बचत देने लगे, बचत जमा करने। फिर सरकार द्वारा हमें लोन दिया गया, रिवाल्विंग फंड 15,000 छोटा रकम होता है, तो थोड़ा थोड़ा 1-1 हज़ार लिया गया। हम लोग 12 महिलाएं जब वापसी कर लिया, तो सरकार अच्छे से वापसी करने की वजह से 1,10,000 लोन आया हम लोग को।
फिर हम लोगों ने लोन को बड़ा लिया, बड़ा लेकर कोई खेती करता है, कोई पशुपालन, कोई बकरी पालन। हमारे घर भी बकरी पालन होता है, खेती होता है। और समूह में ऐसे काम करते करते एक दिन आए सर, जैसे 16 समूह हो गया तो ऐसा होता है एक गांव में 9 समूह हो जाते हैं तो ग्राम संगठन बनाया जाता है, ताकि ग्राम संगठनों में समूहों को जोड़ा जाता है तो बड़ा लोन दिया जाता है। ज्योति ने गांव के लगभग हर घर तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। ज्योति की वजह से गांव के सभी जरूरतमंद लोगों को सरकारी लोन मिला है, जिसके बाद वो अपना काम करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जैसे ज्योति समूह से हैं लोग, वो लोग हमारे लिए बहुत मदद करती हैं। इसलिए हर चीज के लिए हम लोग विकलांग हैं हम लोग, और इसलिए हम लोग खेत में भी काम करते हैं। खेत के लिए हमारे समूह सखी लोग जितना हैं समूह लोग, वो लोग हम लोग के लिए हर चीज के लिए मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और कोई भी होती है वो लोग मदद तुरंत तैयार हो जाती है, सभी लोग मदद के लिए और हर समय हमारी कारोबार में हर चीज में देने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो पैसा कोई कहाँ लगता है खर्च। कोटि कोटि नमन है, धन्यवाद है उनको, तो जो भी कहा जाए कमी है। ऐसे 5 टांगियां हैं जो मुख्यमंत्री जी इसी तरह महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं। जंगलों में बसने वाले वनटंगिया समुदाय का इतिहास पुराना है। ब्रिटिश काल में जब रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी तो बड़े पैमाने पर जंगलों से साखू के पेड़ काटे गए। इन पेड़ों की भरपाई के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने साखू के पौधे लगाने और पेड़ बड़े होने तक उनकी देखभाल करने के लिए भूमिहीन गरीब परिवारों को जंगलों में बसाया। 1918 में गोरखपुर में भी ऐसे परिवार जंगलों में बसाए गए। बर्मा देश जो अब म्यांमार है, वहां की टांगिया विधि से साखू के पौधे लगाए गए। इसलिए इन जंगलों में बसे परिवारों को वन टांगिया कहा गया। अब जब से यहाँ सीएम योगी जी का हाथ हुआ, तब से धीरे 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 कुछ बदलाव ऐसा आ गया कि धीरे धीरे यहाँ कुछ नहीं था, केवल मड़ई का घर था। जब आंधी पानी आता था तो सब गिर जाता था, बहुत सांसत होता था। लेकिन योगी जी ऐसा कर दिए चमत्कार कि यहाँ पे पहले आवास दे दिए, आवास 1,20,000 आवास दिए, और आवास देने से पहले राशन कार्ड बनवाए, बिजली खिंचवाए। हम लोग सपने में सोच नहीं सकते थे कि ये जंगल में लाइन आएगा, लेकिन यहाँ जंगल में भी लाइन आ गया, राशन कार्ड बन गया, गैस कनेक्शन हो गया, वृद्धा विधवा पेंशन हो गया, किसानी का पैसा मिलने लगे, हर रोजगार बच्चे पढ़ने लगे। यहाँ से जंगल धूसर तक ले बच्चे पढ़ने लगे, सब लड़का के भाई नरेगा कार्ड बन गया, उससे हम लोग को बहुत लाभ मिला। सबसे पिछड़े वन्य ग्रामों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करते रहे हैं, पर इन गांवों में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए समूह सखियों की भी बड़ी भूमिका है। ऐसे में ज्योति जैसी समूह सखी न सिर्फ वन टांगिया के बीच रोजगार ला रही हैं, बल्कि यहाँ शिक्षा और आत्मनिर्भरता की रोशनी भी फैला रही हैं। कुछ लोग कमजोरियों को किस्मत समझकर हालात से समझौता कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। दी आर्ट सैंक्चुरी नाम की संस्था चलाने वाली शालिनी गुप्ता ने भी एक ऐसी ही चुनौती को स्वीकार किया। ये चुनौती उन्हें अपनी दिव्यांग बेटी के जरिए मिली, जो कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। लेकिन शालिनी ने अपनी बेटी की प्रतिभा को पहचाना और उस जैसे तमाम डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए एक बड़ा मंच तैयार कर दिया। मेरा नाम शालिनी गुप्ता है। मैं यहाँ पर बेंगलोर से आई हूँ। मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है द आर्ट सैंक्चुरी।
हम लोग न्यूरो डाइवर्स आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं कि वो अपने दिल की बात किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट में कहें। सो या तो वो पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, फोटोग्राफी, डिजिटल आर्ट क्रिएट करते हैं, या वो शॉर्ट फिल्म्स क्रिएट करते हैं, या वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंडल्ज करते हैं जैसे सिंगिंग या डांस। दिस एग्जीबिशन हमने उनके विजुअल आर्ट्स को ही कैप्चर किया है, तो यहाँ पर आपको वो सब देखने को मिलता है। इस एग्जीबिशन का नाम ई कापा है, तो ये उसका चौथा एडिशन है। 2019 में हमने पहली ई कापा एग्जीबिशन लॉन्च की थी, अब ये 4th एडिशन है। बीच में 2 साल हमने ऑनलाइन किया, तो हम न्यूजीलैंड बेस्ड वर्चुअल आर्ट गैलरीज को हायर करते थे, उस पर आर्टिस्ट की आर्ट वर्क्स डिस्प्ले करते थे। अब फिर से हम फिजिकली दिल्ली में आए हैं। I am Kedar. I am from Hyderabad. I'm 22 years old. I study Bachelor's of Fine Arts. I'm in 5th year. I studies in 5 years of integrated course there. I make lots of paintings with acrylic medium. And I do sketches with black pen medium by simply seeing the surrounding area, and I make a art of it and I copy from by using the area simply. I make landscape and still life, cityscape, abstract painting and festival painting related to the festival. मैं लावण्या हूँ। मेरा बेटा केदार एक आर्टिस्ट है, अभी BFA कर रहा है, 5th ईयर, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स। हम हैदराबाद से हैं। उनका 3 इयर्स से बहुत शौक था आर्ट्स के लिए। उनको ऑटिज्म बोल के डिसेबिलिटी है। ऑटिज्म एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। वैसे कम्युनिकेशन में या सोशलाइजेशन में कुछ तकलीफ रहता, लेकिन थेरेपीज वो सब दिए गए थे, सो इसलिए ज़्यादा ओवरकम कर गया था। अब तो उसका 10th NIOS में हुआ था और बाद में ये बैचलर्स डिग्री अभी कर रहा है। मैं बहुत प्राउड हूँ। अभी तक फ्रॉम व्हाट ही वाज 3 इयर्स नाउ, अभी 22 इयर्स, सो ये जर्नी बहुत वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी था। उसका एक इम्प्रूवमेंट देके हम तो बहुत खुश थे। अभी वो दूसरे लोगों को उतना ये नहीं रहता, ओ या ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमको तो और छोटा सा कदम भी उतना बड़ा है। Like, and now he has come to this stage and having an exhibition in such a big auditorium. We are really proud about his achievements. टेक्निकल वर्ड है ट्राइसोमी 21, जिसके अंदर आपके और मेरे में 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ट्राइसोमी में 21st पेयर में बजाय 2 क्रोमोसोम्स होने के 3 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी इश्यूज होती हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम से इम्पैक्टेड है, इसलिए इसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं।
बट इसके अंदर इसमें थोड़ा सा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, इसमें फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, इनका मसल टोन थोड़ा ढीला होता है। तो जैसे आपने कभी जब गुड्डे गुड़ियों के साथ खेले होंगे तो रैग डॉल्स होती थी, हाँ, हम उनको पकड़ते हैं तो उनके हाथ ऐसे होते हैं, पैर ऐसे होते हैं, तो हमारे बच्चों का मसल टोन थोड़ा लो होता है। तो अगर उनको खड़ा होना है तो वो ऐसे करके खड़े होंगे, उनको चलना है तो थोड़ा शफल करके चलेंगे, उनके हाथ में जैसे हमारे ये 2 क्रीजेस 3 क्रीजेस हैं, उनकी एक लाइन होगी यहाँ पर। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो सिग्निफाई करते हैं कि उनको डाउन सिंड्रोम है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो ही लिमिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो। बहुत सारे बच्चों को मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे दिल में छेद होते हैं, होल्स इन द हार्ट, या हियरिंग इम्पैक्टेड होती है, या स्क्विंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड हैं। कि मेरी बेटी को ये सब चीज़ें हैं, शी इज़ अ पैकेज डील ऑफ ऑल द मेडिकल कंडीशंस हैं, उसको इम्पेयरमेंट्स हैं। अभी वो 20 साल की है, वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, वो एक डिजिटल आर्टिस्ट है, वो एक एक्रिलिक आर्टिस्ट है, और बहुत खुश है लाइफ में। उसकी वजह से हम लोग इतने खुश एज अ फैमिली रहते हैं। मैंने बहुत स्ट्रगल किया। जब गायत्री हुई तो मैं डिप्रेशन में गई। मुझे लगा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ गलत किया, इसलिए मुझे ऐसा हुआ मेरे साथ। एंड आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट कि मैं डिप्रेस थी, क्लिनिकली डिप्रेस थी, बट इंडिया में उस समय 20 साल पहले किसी ने डायग्नोज नहीं किया कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। जब मैं यूएस गई तो वहाँ पर मुझे जो पीडियाट्रिशियन से मिल रही थी, गायत्री 1.5 साल की थी जब मैं पहली बार उसको यूएस लेके गई, क्योंकि यहाँ सब जगह सब लोग कह रहे थे कि अमेरिका में बेस्ट थेरेपीज़ हैं हमारे बच्चों के लिए। वहाँ पर लोगों ने कहना शुरू किया कि तुम तो डिप्रेसिव हो। कोई भी मुझसे कुछ कहता था भड़ से रोना शुरू कर देती थी। तो वहाँ से वो शुरू हुआ। और जब मैंने अमेरिका में थेरेपिस्ट से मिली तो उन्होंने फर्स्ट चीज़ मुझसे कही, अच्छा आप उस पेरेंट से मिलो। स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाती थी, अच्छा आप उस पेरेंट से मिलो, उसकी 1.5 साल का सन है, उसकी स्पीच देखो कैसी है, वो इस वजह से ऐसी है। कोई और मुझसे कुछ और कहता था। तो 2 साल तक मैं अमेरिका में या यूके में जाके पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स के पेरेंट्स से बात करती रही। और इसलिए फिर जब मैं वापस इंडिया आती थी तो मुझे लगता था यहाँ क्यों नहीं है पेरेंट सपोर्ट ग्रुप। तो फर्स्ट पेरेंट सपोर्ट ग्रुप जो मुझे मालूम है, पैन डिसेबिलिटी, पैन इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, पैन इंडिया, हमने शुरू किया, जिसका नाम था साथ। हिंदी का वर्ड साथ माने सब साथ में जुड़े हैं, टुगेदर। और 3-4 पेरेंट्स से शुरू किया हमने ये, और करते करते वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पेरेंट सपोर्ट ग्रुप हो गया था। तो वहाँ से शुरुआत थी इस सब की। ये हम 16 साल से ऊपर की उम्र के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमको लगता है उससे पहले तो स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब 16 इयर्स एंड अबव के जब हम यंग अडल्ट्स के साथ काम करते हैं तो हम पैन इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस में काम करते हैं। दैट मीन्स न्यूरो डाइवर्सिटी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पॉल्सी, डिसलेक्सिया, जस्ट जनरल डिलेड माइलस्टोन्स। हम हर सेगमेंट ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी को इंक्लूड करते हैं अपने काम में। इस समय इस एग्जीबिशन में 47 आर्टिस्ट हैं, और राइट नाउ हम इन कांटेक्ट हैं ओवर 500 आर्टिस्ट के साथ। At any given point of time, our message goes out to over 500 to 1,000 artists across the country. Across the country. So, South में Kochi, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Pondicherry, Kanyakumari, Trivandrum, मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर, बॉम्बे, गुजरात, अहमदाबाद, बड़ौदा, लखनऊ, श्रीनगर, गुवाहाटी। मैं कहाँ बताऊँ कहाँ बच्चे हमारे सब तरफ से आते हैं। जब मैं मिलती हूँ तो मुझे उनमें और अपनी बेटी में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता है। मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे हर बच्चा जिसने आर्ट क्रिएट की है उसने मेरे लिए आर्ट क्रिएट की है, और इसलिए क्रिएट की है क्योंकि उसको ईकापा के वॉल्स पे उसको रखना है। और मेरे को लगता है कि अगर मैं इस दुनिया से चली गई विदाउट इंश्योरिंग कि उनको गैलरी स्पेस मिली किसी कमर्शियल गैलरी में, तो मैं अपनी ज़िंदगी के साथ अन्याय कर रही हूँ। तो आपको प्रे करना है कि उन बच्चों के खातिर जो हम करना चाहते हैं वो हम कर पाएँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि दुनिया देखे कितना सुंदर आर्ट हमारे बच्चे क्रिएट कर रहे हैं। अब बच्चे
अब आपको मिलवाते हैं गुजरात के वडोदरा में रहने वाली निशिता राजपूत से। निशिता ने 18 साल की उम्र से गरीब लड़कियों की पढ़ाई को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। निशिता लोगों से पैसे इकट्ठे कर इन लड़कियों की स्कूल फीस का इंतजाम करती है। निशिता का दावा है कि वो पिछले 12 वर्षों में 37,500 लड़कियों की मदद कर चुकी है और इसके लिए उन्होंने 4 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई है। बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मैं ऐसा बोलूँगी कि हम किसी को पानी का दान करते हैं ना तो 4 घंटे या 5 घंटे चलता है। हम किसी को वस्त्र दान करते 1 या 2 साल चलता है, बट हम किसी को विद्या दान करते हैं ना तो आने वाली 7 पीढ़ी का जीवन बदल सकते हैं। मैं हूँ निशिता राजपूत एंड आई एम 29 इयर्स की हूँ मैं, और सॉलिट्यूड मोशन टूल्स लिमिटेड है, उसके अंदर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट की कर। पिछले 12 साल से मैं जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती है उनको स्कूल फीस के लिए हेल्प करती हूँ एंड टिल नाउ मैंने अभी तक 37,500 बच्चों को स्कूल फीस के लिए हेल्प की है 4 करोड़ 26 लाख की। एक्चुअली मैं जैसे मीडिएटर हूँ एक डोनर के और एक बच्चे को जिसको पढ़ना उसके बीच में एक जस्ट मीडिएटर हूँ। और मेन मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने 151 गर्ल्स से स्टार्ट किया था। तब मैं 1000 का अकाउंट पे चेक कलेक्ट करती थी और डायरेक्ट स्कूल के नाम में डिपॉजिट करवाती थी। सो जो डोनर्स होते हैं उनके पासबुक में तो एंट्री होती है कि कौन से स्कूल में हमारा चेक गया, प्लस वो किस बच्ची को हेल्प कर, उसका फोटो, उनका रिजल्ट, उसके मम्मी पापा क्या करते, पूरा बायोडाटा मैं रिटर्न करती हूँ डोनर को। सो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। तो जो डोनर्स मुझे 5 चेक देते थे, फिर मीन्स जितने 10, 20, 25, आज वो लोग मुझे 5 लाख के भी देते, कोई 11 लाख के भी चेक्स देते हैं, तो बढ़ते गए अभी मुझे। मेरा नाम उर्मिला अजय सावंत है, मैं वारोसिया से आती हूँ। मेरे को 2 बेटी है। मेरी बेटियाँ एक 7 में एक 4th में और सेंट रूजवेल्ट में पढ़ती है। और पढ़ने में यानी कि हमारी नॉर्मल परिस्थिति है, उसमें निशिता दीदी हमको हेल्प करती है, अनाज की किट देती है, उसमें दिवालियों में कपड़े, फिर होली में खजूर दानी, वैसा सब हेल्प ज़्यादा करती है। नहीं इसकी यानी कि मैंने स्कूल में बात की तो मैं फीस सुन के ही डर गई थी। फिर मुझे इनका एड्रेस मिला निशिता राजपूत का, वहाँ पे मैं गई, उनने मुझे हेल्प की। हेल्प करने के बाद मुझे उत्साहित हुआ कि मैं बच्चियों को पढ़ाऊँ, कुछ आगे बन करके दिखाऊँ उनको। और मेरी बच्चियाँ भी मुझे बोलती है कि मम्मी निशिता दीदी अपने को हेल्प करती तो मैं पढ़ूं। मेरा नाम शैलेश परमार है। मेरी बच्ची वैशाली शैलेश परमार और 10th में पढ़ रही है। हम निशिता मैडम के संस्था से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। उनकी संस्था से वो जो भी काम करे अच्छा काम करे, समाज के लिए अच्छा है, लड़की लेके खास तरीके से अच्छा है। हमने वो स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पे, वहाँ पे एक बहन ने बताया था कि भाई ये संस्था है, आप वहाँ पे जाओ, आपकी बच्ची के लिए वो मदद करेंगे। एक्चुअली मैंने 151 गर्ल्स से शुरुआत की थी और घर से शुरुआत की थी। पापा ने मुझे सपोर्ट किया था, फिर पापा के फ्रेंड सर्कल है, मेरे जो नेबर्स है, जो पड़ोसी है मेरे, जहाँ सोसाइटी में रहती हूँ, उन्होंने मुझे हेल्प किया था। अब मेरे पास 500 प्लस जैसे ऊपर डोनर्स होंगे और प्लस बड़ौदा के ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो मुझे खुद उनके पेंशन में से जो बचत करते हैं उनको मुझे चेक्स देते हैं एवरी मंथ। यूएसए से भी मुझे पटेल समाज ने हेल्प किया था, यूके से है, इवन दुबई से भी चेक्स आते हैं, मुंबई, हर जगह से मुझे चेक्स आते रहते हैं मुझे, बिकॉज ऑफ एक ट्रांसपेरेंसी मैंने बिल्डअप किए मेरे काम के, जो उनको पूरा बायोडाटा रिटर्न करती हूँ कि आपके पूरे पैसे सदुपयोग हो रहे हैं एक अच्छी बच्ची को पढ़ाने के लिए जिसको पढ़ना है। मैं निशिता दीदी को पहले साल में मिला
और मेरे को पूरा डिटेल में समझाया कि बच्चों को पढ़ाना है। तो मैंने कहा तो मेरे को जरा समझा दे ढंग से, तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। पहले साल में समझाया मुझे अच्छा लगा, तो मैं 2 लाख से शुरू किया था फर्स्ट से, फिर धीमे धीमे अच्छा लगा। गरीब लड़की पढ़ रही है, पैसे की वजह से क्या अमुक लड़की पढ़ना है, पैसे की वजह से नहीं पढ़ सकती है, तो मेरे को ये जो काम लड़की करती है बहुत अच्छा लगा। तो मैं धीमे धीमे करके 2 से 2.5 पे आया, 3 पे आया, 3.5 पे आया, 4, 4.5, अभी मैं 5 लाख की हेल्प करता हूँ। अब बोला है अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो कुछ और मैं भी कुछ मदद करूंगा, तो मेरे पैसे कुछ सही जगहों पे जाते हैं तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो ये लड़की जो काम कर रही है ढंग से और मेरे पैसे सही जगहों में जाते हैं और पारदर्शक काम कर रही है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैं भी जो दान करता हूं वो पैसे मेरे सही ढंग से सही लड़की पढ़ती है तो लड़की आगे जाएगी तो अपना देश का कुछ न कुछ विकास करेगी, ऐसा मेरा अंदाज है। फादर माय रोल मॉडल बोलूंगी, मेरे पापा गुलाब सिंह राजपूत, उनसे इंस्पायर हुई थी बिकॉज हमारे घर में एक एटमॉस्फेयर था। हम लोग जब छोटे थे स्कूल्स में, तब हमारे घर अनाथ जो बच्चे होते हैं उनको लाते थे मम्मी पापा, और वी यूज्ड टू शेयर, हमारे बेडरूम शेयर करते थे उनके साथ, और हमारे साथ 1 वीक रहते थे। हमारे साथ जैसे पापा मम्मी हमको ट्रीट करते थे वैसे उनको ट्रीट करते थे। सो एज अ गर्ल चाइल्ड फिर मैं 12th के अंदर आई। फिर एज अ गर्ल चाइल्ड मुझे लगा कि बच्चियाँ पढ़ेगी तो उनके पैरों पे खड़ी रह पाएगी और आगे बढ़ेगी, एटलीस्ट समाज में चिट नहीं होगी। सो मैंने स्कूल फीस के लिए स्टार्ट किया। तो बच्चों को स्कूल फीस के जिसको पढ़ना है बट स्कूल फीस नहीं पे कर पाते फीस उनकी, तो उन्होंने स्टार्ट किया था गर्ल्स से। मैंने पापा से हेल्प लेके पॉकेट मनी सेव करती थी, पापा पॉकेट मनी देते थे, उनके बचत से भी मैं उनको हेल्प करने जाती थी। ऐसा तो निशिता जब बचपन में थी तब से वो मेरे साथ आती थी बाहर रोड पे, लोगों को बच्चों को खाना खिलाती थी, सुबह दूध केला और बिस्किट देती थी, मेरे साथ रोज आती थी सुबह में। तब से उसको लगा कि मैं डैडी मैं लड़कियों के लिए कुछ करूं। तो आज से 12 साल पहले उन्होंने लड़कियों को बढ़ाना स्टार्ट किया और 151 लड़की थे स्टार्ट किया। आज 10,000 लड़कियां पढ़ रही है। मेरे को बहुत प्राउड होता है कि मेरी लड़की जिस तरह से पढ़ी है और आगे बढ़ी, इसी तरह से ये जो लड़कियों को पढ़ाती है वो भी गरीब और मध्यम वर्ग से आती है। तो शायद कल उठ के इसके जैसा कोई काम करे या कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, तो ये लड़कियों को पढ़ाएगी तब वो आगे बढ़ेगी ना। एक्चुअली मेरे पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे साथ, पापा और मम्मी का। मुझे पापा मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं इसके लिए। एंड मैं जो कंपनी में डायरेक्टर हूँ वो भी मुझे मेरे इस कॉज के लिए, वो भी मुझे स्कूल फीस के बच्चियों के लिए भी, प्लस जो सुपर सीनियर सिटीजन है बड़ौदा में जिनको कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ऐसे 207 सीनियर सिटीजन को हम टिफिन सर्विस प्रोवाइड करते हैं डेली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए भी मेरी कंपनी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। सो इट्स इजी, बैलेंस हो जाता है, भगवान की कृपा से सब कुछ बैलेंस हो जाता है। बेसहारा बुजुर्गों की देखभाल के लिए जमा जमाया बिजनेस छोड़ दिया। बेटे की मौत के बाद भी लोगों का सहारा और आसरा बने रहे। ये कहानी है उज्जैन के समाज सेवी सुधीर भाई गोयल की। सुधीर भाई ने बेसहारा बीमार बुजुर्गों की सेवा को अपना धर्म बना लिया। उनका बनाया सेवाधाम आश्रम ऐसे लोगों का आसरा बना हुआ है जिन्हें कोई नहीं अपनाता या फिर उन्हें छोड़कर चला जाता है। आज इस आश्रम में 700 से ज्यादा बुजुर्ग सम्मान के साथ जिंदगी जी रहे हैं। ये जो सेवाधाम है ये महाकाल वन क्षेत्र में है, बिल्वकेश्वर महादेव के सामने है। बिल्वकेश्वर उज्जैन के पश्चिमी द्वार में है। हम जहां बैठे हैं उज्जैन का पश्चिमी द्वार, 4 द्वार होते हैं किसी भी नगर की, तो एक द्वार हमारा पश्चिमी द्वार।
जहां पंचकोशी यात्रा में हजारों हजार यात्री आते हैं। तो जिस स्थान पर आज सेवाधाम है, वहां बताया जाता है कि अनादिकाल में जब से भगवान महाकाल हैं, तब से इसका अस्तित्व है, इस स्थान का। यहां ऋषि मुनि संत तपस्या करते थे बिल्व की। तो उस तपस्या स्थली पर इस सेवाधाम विराजित है। मेरा नाम सुधीर भाई गोयल है। सेवाधाम आश्रम अंकित ग्राम में यहां रहता हूं अपने परिवार के साथ। 13 वर्ष की उम्र से सेवा का कार्य प्रारंभ किया। उसके पहले 6-7 साल की उम्र में इंदौर के विसर्जन आश्रम से जुड़ा। मेरे जीवन में बाल्यकाल मेरा बड़ा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि मेरे परिवार के स्वातंत्र आंदोलन के योगदानी नाना जी, नानी जी, हमारे फूफा जी, रत्नाकर भारती जी, इन सब का कहीं न कहीं जीवन पर प्रभाव पड़ा। बाबू मूलचंद जी अग्रवाल जो विनोबा जी के साथी थे, और सेवा का कार्य 13 वर्ष की उम्र में अजनोटी गांव में एक विद्यालय प्रारंभ करके किया। स्वामी विवेकानंद जी से, महात्मा गांधी जी से, महावीर स्वामी जी से और हमारे महाराजा अग्रसेन जी, इनके आदर्शों का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि अंकित ग्राम सेवाधाम जैसा प्रकल्प प्रारंभ होगा। जब विद्यालय की स्थापना की, उसके बाद में मैं साइंस ग्रेजुएट हूं। उसके पहले मेरा सपना था एक चिकित्सक बनने का, और 1976 में वर्धा में डॉक्टर सुशीला नैयर जी के माध्यम से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में मेरा दाखिला तय हो गया। अचानक पवनार में गया। विनोबा भावे जी के साथ मेरी जो भेंट हुई, उसके बाद जीवन परिवर्तन की शुरुआत हुई। विनोबा जी ने कहा कि जो काम गांव में कर रहे हो, उसी काम को आगे बढ़ाओ। भारत की आत्मा गांव में रहती। चिकित्सक बनने से बेहतर है एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से ग्रामीण क्षेत्र में काम जो कर रहे हो, उसी को आगे बढ़ाओ। चिकित्सक बनने का सपना छोड़ दिया। खूब सारे गांव में सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सद्भाव के पंचसूत्रीय कार्यक्रम पर काम प्रारंभ किया। आश्रम यहां एक तो नियमित रूप से उज्जैन में भोजन पहुंचा रहा है जरूरतमंदों को, जो 24 मार्च 2020 से कोरोना के समय चालू हुआ था। आश्रम ने कोरोना में पूर्ण सिक्योरिटी रखी, एक भी व्यक्ति यहां इफेक्ट नहीं हो पाया। आश्रम के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं यहां प्रदत्त की जा रही है, स्वावलंबन की सेवाएं की जा रही है, पुनर्वास की। हमने बहुत सारे लोगों को उनके घर में पुनर्वसित किया है। यहां पर एक गौशाला है हमारे पास में। यहां पर्यावरण की दृष्टि से प्लांटेशन का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। आश्रम के अंदर रहने बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। यहाँ के बच्चों को स्वावलंबी बनाया जाता है, उनको कृषि कार्य में निपुण किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी विविध प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। यहाँ बालगृह है, जहाँ पर कोरोना के समय भी जहाँ भारत की संस्थाओं में प्रवेश बंद था, हमने उनको प्रवेश दिया है। आश्रम में अनेक अनेक प्रकार की प्रकल्प है। सत्यवती प्रकल्प है, अवेदना केंद्र है, प्रेमाशय है, सदगुरु प्रकल्प है, निरंजन प्रकल्प है। इन सब प्रकल्पों में जो लोग रहते हैं, और हमारा प्रयास ये रहता है कि किसी भी पीड़ा से, किसी भी बीमारी से आने वाले व्यक्ति को अलग नहीं रखा जाए, और सबको सामूहिक रूप से एक परिवार के रूप में यह वातावरण देने का प्रयत्न करते हैं। उसी वातावरण को हम आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं।
टीचर हूँ। मैं सेवाधाम में 22 साल से हूँ। यहाँ की जो शांति है वो अब बम्बई में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं गोयल साहब के पास में ही रह रही हूँ। वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। ईश्वर की परीक्षाएं खूब विचित्र होती हैं। उन्होंने फिर सेवा की परीक्षा ली। 13 दिसंबर 91 को मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। वो इस संसार से चला गया और उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही बिछरोद में एक नेत्र शिविर था। लोगों ने बोला कि नहीं, ये नेत्र शिविर आगे बढ़ा देते हैं। मैंने बोला नहीं, वो सेवा देके गया। उस नेत्र शिविर में जाकर उस शिविर को मैंने कंप्लीट किया। अब वो तो क्या है, कई कारण बनते हैं। उसमें भी मेरी निग्लिजेंसी रही, उसका इलाज बराबर नहीं करा पाया, खैर बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन मैंने एक चीज को उस समय सबसे आगे रखा कि ईश्वर जब देता है तो प्रसन्न होना चाहिए, लेता है तो भी प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी आयुष्य उतनी नहीं थी। तो उसके बाद में फिर भगवान ने परीक्षा ली। मेरी इकलौती बहन थी, उसके पति के हाथों उसकी निर्मम हत्या उज्जैन में हुई। लेकिन उस समय भी भगवान ने खूब धैर्य दिया। उसके बाद मेरे पिता नहीं रहे। एक के बाद एक 3 मृत्यु होने के बाद भी मैंने अपना साहस, हौसला नहीं छोड़ा और सेवा में निरंतर आगे बढ़ता रहा और संकल्प किया कि मृत्यु पर्यंत कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितना भी समस्याएं आ जाए, लेकिन मैं अपने जो ईश्वर का पथ है उसको नहीं छोड़ूंगा। और सेवाधाम में 14 वर्ष तक खूब गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमारे पास जो था, मेरी पत्नी के पास जो था, सब कुछ न्योछावर हो गया। आश्रम की शुरुआत के बाद लोगों को जैसे मालूम पड़ा, यहां लोग आने लगे और मैं भी सड़कों पर उन लोगों को ढूंढने लगा जो पड़े हुए थे, निरीह थे, असहाय थे, दुखी थे, क्योंकि मुझे तो उन्हीं में अपना भगवान दिखता था। अब ये 89 के बाद में 4-5 साल तक हमारे पास जितना भी पैसा था, मेरी पत्नी के पास पैसा था, गहने थे, जो भी कुछ था, वो धीरे धीरे सब समाप्त हो गए। फिर अब उन लोगों के लिए चिंता, किसी को विश्वास नहीं कि आश्रम चल पाएगा। कभी एक समय का भोजन था तो शाम का भोजन नहीं था। अल्टीमेटली मुझे बाजार से उधार पैसा लेना पड़ा। एक से लेता, दूसरे को चुकाता, दूसरे से लेता, तीसरे को चुकाता, तो 2 से 10% तक पैसा उधार लिया। 14 वर्ष खूब संघर्ष में बीते। इतना संघर्ष कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। कई बार मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि शायद आज मेरा अंतिम दिन होगा, क्योंकि लोग मांगने वाले आते हैं, पैसा नहीं, और ऐसा लगता है कि कुछ खा के सो जाए। कई बार विषम स्थितियां पैदा हुई। घर परिवार में भी काफी कलह हुआ कि भाई आखिर क्या होने वाला है, इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की और शने 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 लोग बढ़ते गए। 100 हुए, 150 हुए, 200 हुए, 250 हुए, 300 हुए, 350 हुए। लोगों के यहाँ के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ता गया। खूब आर्थिक संकट में थे उस समय। इंदौर के प्रबल सिंह सुराणा, समरतमल संघवी, सुधीर भाई कुमट ने इसको एक नया जीवन दिया और उन लोगों ने सैकड़ों लोगों को यहां से जोड़ा। यहां एक व्यक्ति आए गाजियाबाद के, 3 दिन आश्रम में रहे। हमारा एक भवन बन रहा था, रहने को जगह नहीं थी। तो जब भवन बन रहा था, उन्होंने देखा कि ये भवन बन रहा है। हमारे हर प्रकार के कार्यों को, हमारी पारदर्शिता को उन्होंने जांचा, लोगों से मिले, बात की। मुझे आपको ये बताने में गर्व हो रहा है कि एक बेटा साथ था, दूसरे बेटे रविंद्र को फोन किया, बेटा मैंने ऐसी संस्था नहीं देखी और मैं अपना मकान बेच के 1 करोड़ रुपया सेवाधाम को देना चाहता हूं। वो त्रिलोकीनाथ वली जो कि गाजियाबाद में रहते हैं और जम्मू कश्मीर के पंडित हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपया नंबर 1 में हमारे खाते में दिया। इसी प्रकार एक और चमत्कार हुआ। 2004 में
यहाँ भामाशाह सेठ रतनलाल डिडवानिया जी है। रतनलाल डिडवानिया जी ने सेवाधाम को भरपूर मदद की और इतना इसके प्रति लगाव रखते थे वो कि यहाँ हमारा डिडवानिया रतनलाल आवेदना केंद्र का निर्माण हुआ, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा उनके ट्रस्ट ने दिया। प्रति माह भी वो मदद करते हैं। उनके जाने के बाद उनके बेटे कैलाश, प्रकाश, विमल जी भी पूरे मन से आश्रम में मदद करते। वो ऐसा समझते हैं जैसे सेवाधाम हमारा है। यहां से एक बार जो भी जुड़ता है उसको अपना ही समझते हैं। 34 साल पहले जब ये संस्था शुरू हुई, उस वक्त लोग मदद करने से पहले कभी नाम पूछते थे, कोई धर्म पूछता था, कोई जाति पूछता था, कोई देखता था कि मेरे शहर की है क्या। लेकिन सुधीर भाई ने इस तरह के किसी भी ढकोसले का ख्याल नहीं रखा, इन सब बातों से परे रहे और पीड़ित को हमेशा सिर्फ पीड़ित समझा। जिस वक्त इस आश्रम की नींव डाली गई थी, पानी के लिए भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आश्रम की डगर आज भी आसान नहीं है, लेकिन सुधीर भाई का सपना है कि इस तरह का आश्रम कम से कम हर शहर में हो, ताकि कोई भी वृद्ध असहाय खुले आसमान के नीचे ना रहे, खुद को कभी अकेला ना महसूस करे। हमारे देश की साक्षरता दर 74% है, लेकिन देश के कई आदिवासी इलाकों में यही साक्षरता दर 20% से भी नीचे है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इन आदिवासी इलाकों में शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में सरकार की तमाम कोशिशों के बीच कुछ गैर सरकारी संगठन भी इन इलाकों में शिक्षा का स्तर सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। श्रमतालय नाम का एक एनजीओ भी इसी काम में एक्टिव है। ये संगठन राजस्थान के उदयपुर जिले के आदिवासी इलाकों में बच्चों को पढ़ाने में मदद कर रहा है। समय समय पे बच्चों को स्कूल रेगुलर भेजना है। हमारे एक फेलो आता है अमृत लाल जी करके, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनके साथ मिलकर हमको भी पढ़ाने का आनंद आता है और बच्चों के स्तर को उनके माध्यम से हमको समझने का मौका मिलता है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं और उनको फॉलो करते हुए हम बच्चों का स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ के ग्रामीण भी लोग हैं जो बच्चों के प्रति जागरूक हैं। वो बच्चों को मतलब घर पे हम उनके घर पे भी विजिट करते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो वो भी हमारा अच्छा सहयोग करते हैं, हमें बच्चों को भी भेजते हैं। हम हर हफ्ते में 2 बार उनके घरों में जाकर विजिट करते हैं और फिर वो भी अच्छा हमें रिस्पांस देते हैं। अच्छा हम मतलब जो भी संतालय वाले भी हमारा पूरा सहयोग करते हैं पढ़ाने में बच्चों में, और हम भी इनका सहयोग करते हैं और बच्चों का स्तर सुधारने के लिए हम अधिक से अधिक प्रयास करते रहते हैं। बच्चों के साथ मिल के बैठते हैं और हर प्रकार के डिसिप्लिन को बच्चों को भी फॉलो करवाते हैं ताकि धीरे धीरे ये सीखते रहें, जिससे आगे इनका फ्यूचर और इनका भविष्य सुधरे। इस स्तर पर हम काम कर रहे हैं। कमाल, ओके। आप सभी इधर देखो, अभी आपने क्या गेम के माध्यम से क्या सीखा, क्या देखा आपने? मेरा नाम अमृत लाल है। मैं पहले काम नहीं कर रहा था। मुझे समतालय के बारे में तब से जानकारी मिली जब एक अभिषेक फेलो था, वो आरपीपी में काम कर रहा था। तो ऐसा मैंने वॉलंटियर के रूप में काम करना शुरू किया उनको सपोर्ट करने के लिए। मैंने मीटिंग करना, एसएससी की मीटिंग करना या बच्चों को शामिल करना, नहीं आ पा रहे थे उनको ले जाने में मदद करना, उस तरीके से काम कर रहा था। उसके साथ साथ में उनसे मुझे बात मिली कि आप भी ज्वाइन कर सकते हो फेलोशिप में। तो मैंने फेलोशिप में अप्लाई किया। समतालय से बच्चों में जैसे शिक्षा के प्रति भी अच्छा बच्चों में कर रहे हैं ये लोग, और शैक्षिक स्तर, बच्चों के शैक्षिक स्तर में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा मतलब जैसे समुदाय से भी जुड़ाव इनका है, समय समय पर इनके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर
समय समय पर आकर के इनको गाइडलाइन दे रहे हैं और गतिविधि आधारित शिक्षण को, जो कि अभी अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी हिस्सा है, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। जैसे फ्लैश कार्ड बनवाना और जो कार्ड के माध्यम से गतिविधि है, नंबर्स को और अल्फाबेट, ये सब कार्ड के माध्यम से, और जो भी इन्वायरमेंट में अपने उपलब्ध चीजें हैं उनको बच्चों के माध्यम से ही निकलवाना। किसी भी गतिविधि को बच्चों की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता उसके अंदर हो और उसके अच्छे रिजल्ट्स अपने को मिले। इस तरह से समतालय एक बेहतर काम कर रहा है बच्चों के शैक्षिक ओवरऑल, मतलब बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए अच्छा काम। पढ़ते हैं और सोपरी भी पढ़ते हैं, रोज भी आते हैं। स्कूल वाले बताते हैं रोज छोकरों को भेजो, यूँ बताते हैं। मीटिंग में ये बात होती है तो रोज छोकरों को भेजो स्कूल। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।